सो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज ये हमारा थर्ड वीडियो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन आपका पेपर नंबर 2 में आता है, बीसीआर में, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग में। ये आपका ये वाला बुक है, मॉड्यूल है ये, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स का, सी फाउंडेशन का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोग कर रहे थे, कम्युनिकेशन चैप्टर। ठीक है, तो आई होप कि एक या फिर एक से और ज़्यादा मीन्स एक या दो वीडियो में ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और फिर पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ सीखा है। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो फिर आप पहले वाले वीडियो पे देख ले और उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं हूँ साक्षी गुप्ता एंड मैं सीए एस्पिरेंट हूँ एंड मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रही हूँ। तो सीए फाउंडेशन की तैयारी करते करते मुझे लगा कि अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो फिर अगर आप लोग को भी उसमें से कुछ मदद मिल जाए तो फिर अच्छा रहेगा। सो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट are the characteristics of communication। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। बेसिकली हमारी बुक में 9 कैरेक्टरिस्टिक दिया है। हाँ, बेसिकली हमारी बुक में 9 कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, हम लोग वही सब पढ़ेंगे। इट्स नॉट दैट मच टफ। ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्लैरिटी। हम लोग का जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कैसे होता है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। तो सबसे पहला जो है वो है क्लैरिटी। मीन्स आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब वो क्लियर वर्ड्स होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्लैरिटी। उसका जो वर्ड्स है, उसका जो मैसेज है वो सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लैरिटी। फर्स्ट नंबर में आएगा क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इन शॉर्ट क्लैरिटी मीन्स सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए आपका। ठीक है, सेकंड जो होगा वो है आपका कंसाइसनेस। ठीक है, कॉन्साइस ही बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है स्मॉल। देखिए, कंसाइज का मतलब होता है स्मॉल, मतलब आपका अगर कम्युनिकेशन जो है तो वो ऐसा नहीं है कि आप बोले जा रहे हैं और फिर उसका कोई मतलब निकल रहा है। क्योंकि आजकल के ज़माने में या फिर मतलब आजकल किसी को भी इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ भी मतलब सुन रहा है बैठ के ऐसे करते रहेगा। ठीक है ना, तो मतलब आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो आपका स्मॉल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा बात में ही आप सब कुछ उसको बता दे, क्लियर कर दे कि हाँ आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते। तो कंसाइज का मतलब होता है कि स्मॉल, आपका कम्युनिकेशन स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो आता है वो होता है कॉन्क्रीटनेस। ठीक है, कॉन्क्रीटनेस क्या होता है, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि आपका जो मैसेज है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। इट मीन्स कि जो है कहता है आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं बट आपके कम्युनिकेशन में आप कुछ फैक्ट ही नहीं है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इसीलिए आपके कम्युनिकेशन में फैक्ट्स एंड फिगर होना जरूरी है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर, एक सेकेंड बस। हाँ, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ कि कंक्रीट मतलब क्या होता है। कंक्रीट का मतलब होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर होना जरूरी है। मतलब कि आपके कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं कि हाँ आप कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ फैक्ट ही नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं है उस कम्युनिकेशन का, कुछ टुक ही नहीं निकल रहा है। तो इसका कंक्रीट का मतलब यही होता है कि आपके कम्युनिकेशन में फैक्ट्स एंड फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो कंक्रीट का हो गया यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर। आपका जो फोर्थ आता है, फोर्थ हो जाएगा आपका कोहेरेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कोहेरेंट मतलब क्या होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि आप जब बात करते हैं, आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं अभी आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, फिर ना अगर कुछ नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं बोलूँगी कि ये नोटिस राइटिंग लिखवाना है, फिर मैं बोलूँगी रेज्यूमे राइटिंग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका जो ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो आप चेंज कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, तो फिर वो इंटरलिंक होना चाहिए, फैक्ट टू फैक्ट होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपका लॉजिकल ब्रिज, मतलब जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसके बीच में लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए। मतलब आपका जो पहला सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस से मतलब कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब कि आपका
कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं है बात करने का। कभी आप कुछ बात कर रहे हैं, कभी आप कुछ बात कर रहे हैं, कभी आप है ना इंग्लिश को लेके बात कर रहे हैं, कभी आप हिंदी को बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के मैटर में बात कर रहे हैं तो प्रॉपर आपका हर एक जो पैराग्राफ होना चाहिए, हर एक पॉइंट जो होना चाहिए वो आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए, समझे। इंग्लिश इन द सेंस मीन्स कोई भी टॉपिक है, अगर आपका कोई भी टॉपिक, मान लेते हैं कि अगर हम पॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो पॉल्यूशन के बारे में बात करते करते ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम लोग फिर खाने के बारे में बात कर लेंगे। पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ऑल द थिंग्स, जो भी हम लोग मैसेज आपको, जो भी मैसेज हम लोग सामने वाले को देना चाहते हैं वो पॉल्यूशन पे ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ कोहेरेंट का मतलब होता है कि ऑल कंटेंट शुड बी इंटर रिलेटेड। जितना भी कंटेंट है आपका वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो कोहेरेंट में हो जाएगा लॉजिकल ब्रिज, ठीक है। ये आपका हो गया फोर्थ। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। फिफ्थ जो आता है वो होता है आपका कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट मतलब क्या, ठीक है। कंप्लीट मतलब कि आप जो बात कर रहे हैं, आप जो कम्युनिकेशन सामने वाले को, मतलब कि सामने वाले से आप है ना बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो आप कंप्लीट मैसेज दे उसको। मीन्स हाफ नॉलेज नहीं, पूरा कंप्लीट मैसेज। ये नहीं कि हाँ सुन भाई ये बोलना है, फिर उसके बाद आप वो है ना कुछ बोले भी नहीं चले गए, ठीक है। तो ये मतलब हाफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, हाफ कम्युनिकेट नहीं करना है, वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, आपको हर एक चीज फैक्ट एंड फिगर उसको बताना होगा कि हाँ ये कम्युनिकेशन किस मैटर में है, क्या चीज के लिए आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में आपको क्या देखना है कि कन्वे ऑल फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कन्वे ऑल facts and information, and it should not be incomplete, and तो कंप्लीट में क्या होता है कि आपको जो है, आप जो है वो सामने वाले से अगर बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सारा फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन उस कंटेंट में होना चाहिए, और फिर ऐसा नहीं कि वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये कम्युनिकेशन में। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है जो, उसको बोलते हैं कर्टियस, कॉर्टियस, ठीक है। कॉर्टियस का मतलब होता है कि आप जब किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जब किसी को भी मैसेज दे रहे हैं, तो फिर आप उससे पोलाइटली बात करेंगे, उसका रेस्पेक्ट करते हुए। ये नहीं कि हाँ आप किसी भी वे में बात कर लेंगे, किसी भी इनवैलिड वे में, कि हाँ आपका मन हुआ, अभी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो फिर आप उससे झगड़ के बात कर लेंगे, आप उससे एंगर में बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी से बात करें तो रेस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, बात होना चाहिए आप लोग के बीच में। तो वही होता है कॉर्टियस का मतलब। कॉर्टियस मीन्स पोलाइटली बात करना, ठीक है। एक बार मैं आपको, ठीक है 6 है ना, अब 7 यहाँ से कर लेती हूँ। 7 जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो है आपका लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। मीन्स सिर्फ बोलना नहीं, सामने वाली बात को, सामने वाला जो इंसान आपसे कुछ बोल रहा है तो उसको आप समझिए भी कि हाँ वो क्या बोल रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है आपको वो सुनना भी पड़ेगा। ठीक है। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के अंदर दो चीज आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय हियरिंग। क्या डिफरेंस होता है लिसनिंग में और क्या डिफरेंस होता है हियरिंग में, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इसका डिफरेंस क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हियरिंग का मतलब होता है, हियरिंग का मतलब होता है जब मान लीजिए एग्जांपल से, ठीक है, मैं आपको ये वीडियो मीन्स मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ और फिर आप मेरी बातों को जब गौर से नहीं सुनते हो, जब मैं आपको ये समझा रही हूँ, उस समय आप कुछ और भी काम कर रहे हो और सुन भी रहे हो। तो यहाँ पे हो गया कि आप मुझे हियर कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे केयरफुली नहीं सुन रहे हो, आप कुछ और भी काम कर रहे हो, ठीक है। और फिर लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप मुझे केयरफुली सुन रहे हो, मैं जो बात बता रही हूँ, मैं जो फैक्ट बता रही हूँ, मैं जो कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ, वो आप मुझे केयरफुली सुन रहे हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिसनिंग, ठीक है। तो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया कि हाँ जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आप सामने वाली बातों को, सामने वाला जो इंसान आपसे बोल रहा है उस चीज़ को गौर से सुनो और उसके बाद आप उसका आंसर दो, ठीक है। और लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाएगा हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग एंड लिसनिंग के बीच में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है कि हियरिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं बट
उसके बट उसके साथ कुछ और भी काम कर रहे हैं या फिर कुछ और भी कर रहे हैं जिसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और फिर ये होता है आपका हियरिंग, ठीक है। और लिसनिंग का मतलब होता है जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस से है ना किसी का बात सुन रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लिसनिंग। ये हो गया आपका 7 कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं आऊँगी 8 कैरेक्टरिस्टिक पे। 8 आपका जो है वो 7 से इंटरलिंक है, मीन्स ऐसा ये नॉर्मल सा है। 8 है आपका फोकस एंड अटेंशन, फोकस एंड अटेंशन, ठीक है। फोकस एंड अटेंशन आप लोग को पता ही है। इसमें जो फोकस एंड अटेंशन का बात कर रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए अगर जो सामने वाला पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आप फोकस, फुल फोकस और अटेंशन के साथ उसका बात सुनिए। समझ रहे हैं ना, कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो फिर आप मेरी बातों को एकदम गौर से सुनिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप मेरी बातों को भी सुन रहे हो, कुछ और भी काम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इधर उधर, है ना, मेरी वीडियो देख रहे हैं और फिर गेम भी खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको भी जो सामने वाला पर्सन है उसको फोकस के साथ बातों को सुनना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस एंड अटेंशन। अब जो लास्ट चीज है वो है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। जो आपका 9th आएगा वो है आपका इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल का मतलब यही होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपने इमोशन को उसके बीच में मत लाइए, ठीक है। इमोशनल होके, ऐसा नहीं है कि आप बहुत इमोशनल हो गए और फिर सामने वाला से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं आता है, ठीक है। आप अपने इमोशन को अपने तक ही रखिए, सामने वाले के सामने आप अपना इमोशन मत दिखाइए जब आप किसी से बात करते हो तो, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से एक बार समरी बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अंदर जाने के व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्लैरिटी, मतलब आपका जो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम हाई क्वालिटी वाला लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज लिख दिए उसमें एकदम, हाँ, जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये क्या लिखा है बंदा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो होता है वो कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब कि आपका जो मैसेज होना चाहिए वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास भी बहुत लंबा मतलब मैसेज देखने का या फिर पढ़ने का इतना फालतू टाइम किसी के पास भी नहीं है, तो आपका मैसेज स्मॉल होना चाहिए। फिर उसके कंक्रीट, थर्ड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है वो होता है कंक्रीट, मतलब आपका जो मैसेज है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ भी आप, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो। फिर उसके बाद फोर्थ जो होता है वो होता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल ब्रिज, मीन्स अगर आप जो मैसेज भेज रहे हो तो उसमें जो आपका जो पैराग्राफ है, जो सेंटेंस है, तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, उन दोनों के बीच में लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए, मतलब कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आप पहला सेंटेंस आप किसी और चीज़ के बारे में लिख रहे हो, सेकंड सेंटेंस आप किसी और चीज़ के बारे में लिख रहे हो, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पांचवा जो है वो है कंप्लीट, मतलब आपका जो मैसेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इनकम्प्लीट दे दिए, मतलब मैसेज तो आपने दिया लेकिन मतलब आधा ही बात उसमें लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर जो आप अगर स्पीच के थ्रू बोल रहे हैं या फिर ऑरली बोल रहे हैं तो फिर सारा फैक्ट एंड फिगर उस मैसेज में होना चाहिए। फिर आपका सिक्स जो आता है, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है पोलाइटली, मतलब आप अगर जिससे बात कर रहे हैं तो वो सामने वाले से आप पोलाइटली बात करो, रूड वे में बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूडली बात करोगे तो सामने वाला आपका बात सुनेगा ही नहीं। फिर उसके बाद 7 नंबर में आता है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप लिसन करो, मतलब सामने वाला का बात सुनो कि हाँ वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर उसका लिसनिंग के अंदर ही 2 चीज आता है, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि लिसनिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को एकदम फोकस और अटेंशन के साथ सुन रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग लिसनिंग। लेकिन आप फोकस और अटेंशन के साथ किसी चीज को नहीं सुन रहे हो, डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारा, तो आप गेम खेल रहे हो और फिर वीडियो भी देख रहे हो, तो ये आपका हो जाता है हियरिंग में, ठीक है, उस समय आप सुन रहे हो सिर्फ। फिर उसके बाद आपका 8 जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है फोकस एंड अटेंशन। रियल से बात है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको फोकस और अटेंशन अपना रखना होगा, मतलब फोकस के साथ आप उस चीज़ को सुन रहे हो, उनकी बातों को सुन रहे हो, क्योंकि अगर फोकस नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी अगर छूट जाएगा। जैसे अगर हम लोग किसी बिजनेस डील में जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग का फोकस नहीं रहा और फिर उस एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा होगा या फिर कुछ भी वो बोल रहा होगा, वहाँ पे फोकस नहीं रहा तो फिर बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए आपका फोकस और अटेंशन होना बहुत जरूरी है। और आपका जो लास्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, मतलब कि आप इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, और इमोशनल हो के आप कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशन को आप अपने अंदर रखो, इमोशन के साथ मतलब आप किसी के साथ, है ना, ये क्या कम्युनिकेट मत करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर इसको नोट भी कर लो, ठीक है।
है, तो फिर ये हो गया हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे बैरियर इन कम्युनिकेशन, ठीक है। बैरियर इन कम्युनिकेशन आपका 10 टाइप का है। पहला है आपका फिजिकल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो बैरियर है वो आपका है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर मतलब आपके सराउंडिंग से जो बैरियर क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर। मतलब अगर जब आप बात कर रहे हो, फिर उसके बाद आपका मान लो आप टेलीफोन से बात कर रहे हो किसी से, और फिर आपको नेटवर्क चला गया, नेटवर्क की वजह से जो बैरियर हो उसको फिजिकल बैरियर बोलते हैं। फिर उसके बाद आप जब बात कर रहे हो नॉइस पोल्यूशन हो गया, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, तो उसको भी हम लोग फिजिकल बैरियर बोलते हैं। तो फिजिकल बैरियर वो होता है जो जिसकी वजह से जो आपके सराउंडिंग की वजह से आपको दिक्कत कर रहा हो कम्युनिकेशन करने में, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल बैरियर, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि बैरियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को पता है इतना, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। बैरियर का मतलब होता है दिक्कत, कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मैसेज किसी को दे रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो, तो फिर उस समय जो दिक्कत आती है उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर, ठीक है। बैरियर को मैं आपको कुछ और भी तरीके से समझाना चाहती हूँ कि हम लोग बैरियर के बारे में एक जगह और बात किए थे, अगर शायद आप लोग को याद हो तो। जब हम लोग स्टेप्स पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन का, तो उसमें जो 5वां स्टेप था उसमें हम लोग बैरियर के बारे में बात किए थे। बैरियर वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ था, बट हाँ वो बैरियर ही था। वहाँ पे हम लोग बैरियर के बारे में ही बात कर रहे थे कि आपका जो 5th स्टेप था, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, कि 5th स्टेप में जब आप मैसेज का मीडियम तो कर लेते हो, मतलब ट्रांसमिट करने के लिए जब करते हो, तो फिर उसके बाद आपका मैसेज ट्रांसमिट करते समय कोई हिंड्रेंस या फिर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने बैरियर का बात किया था, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं ये बैरियर के बारे में बात। फिजिकल बैरियर तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो सराउंडिंग की वजह से होता है, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन हो गया या फिर नेटवर्क की वजह से हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल बैरियर। अब आते हैं हम लोग सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसलिए यूज किया गया है कि मतलब जब हम लोग ऑफिस में हो या फिर जब हम लोग कहीं भी काम कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे हम लोग को किससे क्या बात करना है ये हम लोग को अगर नहीं बताया गया है, कि अगर हम लोग को किसी टाइप का दिक्कत होता है तो फिर हम लोग किस अथॉरिटी से जाके बात करें, हाई लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, इसके बारे में अगर हम लोग को नहीं बताया गया है, तो फिर हम लोग को फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर का सामना करना पड़ता है। स्ट्रक्चर बैरियर मतलब कि जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था नेटवर्क में, कि चेन नेटवर्क होता है कि पहले टॉप लेवल वाले होते हैं, फिर ये मिडिल लेवल वाले, फिर सबऑर्डिनेट टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताता है, फिर मिडिल लेवल सबऑर्डिनेट को बताता है। तो वैसे ही अगर हम लोग को नहीं बताया गया कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है फिर आप किससे जाके मतलब कॉन्टैक्ट करो, तो फिर वहाँ पैदा हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर क्रिएट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर इज नॉट, इट्स वेरी सिंपल, कि आपको अगर नहीं पता है कि आपको किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए जब आपको दिक्कत आ रहा है, या फिर कुछ भी आपको कम्युनिकेट करना है, कुछ भी मैसेज आपको अगर देना है तो किसको बोलना होगा, तो फिर ऑफिस में, तो वहाँ पे हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर क्रिएट, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग थर्ड, लैंग्वेज बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज बैरियर? लैंग्वेज बैरियर नॉर्मल सी बात है, लैंग्वेज है, मतलब अगर सामने वाले का लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मेरा लैंग्वेज उससे समझ में नहीं आ रहा, तो ऑफकोर्स कोई सा कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं हम लोग के बीच में। मतलब अगर देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे हिंदी आता है, आपको हिंदी आता है, फिर मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर कमेंट में आप कुछ भी लिखोगे तो फिर उसका वो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग के बीच में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो फिर लैंग्वेज बैरियर तब क्रिएट होता है जब आपको मतलब जब सामने वाला आपका लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा होगा, ठीक है। लाइक मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पेन जाती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज चलता है। स्पेनिश लैंग्वेज तो मुझे नहीं आता है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, मुझे कुछ चाहिए होगा, खरीदना होगा, तो वो स्पेनिश में बोलेगा, मैं हिंदी में बोलूँगी। मतलब मान लीजिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे नहीं होता तो मैं है ना हिंदी में बोलूँगी, वो स्पेनिश में बोलेगा, तो हम लोग के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब कि हिंदी सारा बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन का। हम लोग एक दूसरे को अपना मैसेज नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, फिर वो क्या बोलना चाहता है मुझे, मतलब वो क्या मुझे बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो यही होता है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। फिर आपका आएगा फोर्थ, कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कल्चरल बैरियर में क्या हो जाता है कि जब आपको नहीं पता है कि सामने वाला का कल्चर क्या है, आप किसी कल्चर में, आप कहीं दूसरी जगह जाते हो और वहाँ का कल्चर कुछ अलग होगा, कस्टम कुछ अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है, मतलब सॉरी हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं बोलूँगी मैं। मान लीजिए कि लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरा फ्रेंड जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि वो नॉन वेजिटेरियन है, और फिर उसके बाद तो फिर मैं वहाँ पे गई, फिर उसके बाद नहीं सॉरी, उसे नहीं पता था कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो वो आया और फिर उसका मेरे लिए नॉन वेज ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पर आ जाता है कल्चरल बैरियर, मतलब कि मेरा कल्चर अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसको नहीं पता था मेरे बारे में कि मैं नहीं खाती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि वो खाता है या नहीं खाता है नॉनवेज, तो फिर उसने मेरे लिए वो ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे हो गया कि कल्चर बैरियर आ गया, उसको नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, तो फिर यहाँ पे हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और वो ऑर्डर कर दिया, फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा। तो ऐसे हो गया कल्चरल बैरियर आपका क्रिएट। कल्चरल बैरियर को दूर करने के लिए कंपनीज आजकल क्या करती है कि जब
मतलब कंपनी में किसी का पोस्टिंग अगर अब्रॉड में होता है, मतलब अगर बाहर विदेश में किसी को अगर पोस्ट किया जाता है, तो फिर उसके जहाँ पे भी उनको भेजा जाता है, नॉट ओनली अब्रॉड, कहीं पे भी अगर उनको भेजा जाता है दूसरे स्टेट में, तो पहले उनको ट्रेनिंग दी जाता है उस एरिया के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में बताया जाता है कि हाँ वहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कि ताकि आप जब वहाँ पे जाओ तो आपको किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में कल्चर बैरियर। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या होता है? इमोशनल बैरियर, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल बैरियर? इमोशनल बैरियर के अंदर आ जाता है कि एक टाइप का, मान लीजिए आप किसी से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर मैं उससे बात करूंगा तो फिर वो क्या रिएक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप बहुत गुस्से में हो और फिर उसका आप उससे बात करना चाहते हो लेकिन आप बहुत गुस्से में हो तो आप बात नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर आ जाता है आपका इमोशन। इमोशन की वजह से आप उससे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपका इमोशनल बैरियर क्या हो जाएगा? एंगर, गुस्से की वजह से आप नहीं बात कर रहे हो। मान लीजिए कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि सामने वाला पर्सन गुस्सा है लेकिन मैं उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं अगर मैं बात करूँगी तो फिर है ना मीन्स बात बिगड़ जाएगा, तो उसकी वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, वहाँ पर बैरियर क्रिएट हो जा रहा है। फिर उसके फियर, मुझे डर लग रहा है, डर इन सेंस मतलब ऐसा वाला नहीं, मान लीजिए कि मैं सबॉर्डिनेट हूँ और फिर उसके मुझे टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करना है, तो लाइक हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू देते समय हम लोग को थोड़ा डर लगता है कि हाँ सामने वाला क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, फिर ऐसा टाइप का हम लोग इमोशनल हो जाते हैं उस दिन, तो उसको बोलते हैं हम लोग इमोशनल बैरियर। ठीक है, फिर उसके मिसट्रस्ट की, हाँ ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट का भी इशू इसलिए जाता है क्योंकि वो इमोशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आप सामने वाले ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके मतलब आपको जो किसी से कहना है तो फिर आप कैसे कह पाओगे? अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है उसमें है ना, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है, अगर सामने वाला पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप उसको नहीं बता पाओगे कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमोशनल बैरियर। अब आता है आपका 6 में एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर के अंदर हो जाएगा आपका जैसे कि एक बंदा एक्सट्रोवर्ट है और एक बंदा इंट्रोवर्ट है, दोनों को अगर साथ साथ रख दिया जाए और फिर बोलेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए तो फिर उन दोनों में बहुत दिक्कत आएगा। लाइक एक्सट्रोवर्ट जो है वो सोचेगा कि वो मुझसे खुल के बात करे और फिर उसके बाद इंट्रोवर्ट जो है वो चुपचाप रहेगा तो फिर वो ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में मतलब बैरियर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एटीट्यूड बैरियर का सही एग्जांपल है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट इन शॉर्ट लैंग्वेज। फिर उसके आते हैं हम परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर जो होता है वो होता है आपका वे ऑफ थिंकिंग, मतलब आप मतलब हर एक इंसान का, मेरा आपका, हर एक इंसान का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है। ठीक है, तो आपका नज़रिया अलग है किसी चीज़ को देखने का, मेरा नज़रिया अलग है किसी चीज़ को देखने का। मान लीजिए कि अगर मैं इसको बोल रही हूँ कि 6 है ये, लेकिन आप अगर उधर से देखोगे तो ये 9 लगेगा आपको। ठीक है, मतलब उस साइड करोगे तो फिर उसके ठीक है छोड़िए, मान लीजिए कि एक पर्सन यहाँ पे है उसको ये 6 लगेगा और अगर एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसको ये 9 लगेगा। तो फिर हर एक पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, तो उसके वजह से भी है ना बहुत सारा बैरियर क्रिएट हो जाता है कम्युनिकेशन में, कि वो बोले कि नहीं ये तो 6 है, फिर ये बोले कि नहीं ये तो 9 है, तो उन दोनों के बीच में बैरियर आ गया ना कि हाँ मतलब फिर कॉन्ट्रोवर्सी होने लगेगा उन लोगों के बीच में। तो ये हो जाता है आपका परसेप्शन बैरियर। ठीक है, परसेप्शन बैरियर हो गया। अब आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल बैरियर? साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि कोई भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, लाइक आपको कम सुनता है, मतलब आपको कम सुनाई देता है, तो उस समय अगर आपको सुनाई कम देता है और सामने वाला पर्सन आपसे कुछ बोल रहा है लेकिन आप उसकी बात को सुन ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आप उसको कैसे मतलब कम्युनिकेट कर पाओगे? ये तो 2 वे कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, ये 1 वे कम्युनिकेशन हो गया। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, कि आपको अगर दिखाई नहीं देता है लेकिन आपको कोई अगर मैसेज भेजा है तो आपको दिखाई नहीं देता है, तो फिर मान लीजिए कोई आपको नहीं मतलब कोई भी पर्सन है जिसको कहता है थोड़ा कम दिखता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला पर्सन उसको क्या लिख के भेजा है, तो वो उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाया, तो यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो गया क्योंकि आपके हेल्थ की वजह से, आपका हेल्थ मतलब सही नहीं है, आपको सुनता कम है, फिर आपको मतलब जो पर्सन है नॉट आपको, जो पर्सन है उसको दिखता भी नहीं है अच्छे से, तो फिर उसके बाद कभी कभी हो जाता है ओल्ड एज में कम सुनाई देता है, फिर दिखना कम लगता है, तो फिर उस समय जब आप मान लीजिए कि दादा दादी से बात करते हैं हम लोग अभी, तो फिर उनको बेस्ट एग्जाम्पल यही है दादा दादी, तो फिर अगर उनसे हम लोग बात करते हैं तो फिर वो बोलते हैं ना कि ज़रा पढ़ के बता दो मुझे दिख नहीं रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिर उसके आपका जो आपका 9 नंबर है वो है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल बैरियर? दिस इज वेरी सिंपल। हम लोग आज के ज़माने में मतलब इसको बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगा तो फिर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वैसे ही कम्युनिकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि जो नहीं कहते पहले हम लोग फैक्स मशीन यूज़ करते थे जिसमें हम लोग टाइप करते थे, लेकिन अब हम लोग वो यूज़ नहीं करते हैं, तो जो इंसान पहले फैक्स मशीन यूज़ करता था और फिर अब जो प्रिंटर आ गया, तो उसको अगर प्रिंटर चलाने नहीं आता है तो फिर वो ये वाला मतलब वो इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो मतलब नहीं सॉरी
पहले फैक्स मशीन यूज़ करते थे हम लोग और फिर उसके अब मोबाइल फ़ोन आ गया, ठीक है। तो पहले फैक्स मशीन से हम लोग है वो लिखवाते थे, टाइपिंग करवाते थे और उसके बाद हमें मैसेज भेजते थे। लेकिन अब जो हम लोग के पास टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ गया है, जैसे मोबाइल आ गया है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली एक मैसेज करते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं। लेकिन वही पर्सन जिसको जो पहले फैक्स मशीन से मैसेज भेजा था, उसको अगर टेक्नोलॉजी के चेंज के बारे में नहीं पता है और फिर वो अगर मैसेज भेजना चाहेगा तो वो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उसको बदलते टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है कि जो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है तो फिर व्हाट्सएप आ गया है, गूगल मतलब इंटरनेट से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, फिर व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में अगर सामने वाले को नहीं पता है, टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है वो अगर, तो फिर वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अब आता है आपका 10th एंड लास्ट, जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर इज नथिंग। इसमें क्या होता है कि जो मैन और वीमेन जो होते हैं उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग होता है। आप लोग को पता ही है कि मैन जो होते हैं वो सोचते हैं कि शॉर्टकट में मतलब ज़्यादा बहस ना करे और फिर उसके बाद मतलब बात को ख़त्म कर दे और फिर उसके, लेकिन वीमेन जो होती है वो थोड़ी इमोशनल होती है, तो फिर वो सोचते हैं कि जो बात है अगर कोई दिक्कत है तो उसको अच्छे से मतलब सब चीज़ ख़त्म किया जाए। तो वहाँ पे जेंडर बैस हो जाता है कि एक जो है वो सोच रहा है कि जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर दूसरा जो है वो सोच रहा है कि नहीं, इसको अच्छे से ख़त्म कर दिया जाए। मैं यहाँ पे किसी के बारे में बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, बस एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मैन जो होते हैं वो यूजुअली सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो फिर उसको जल्दी से खत्म कर दो। लेकिन जो वीमेन होती है वो सोचती है कि नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो उसको पहले समझो हाँ क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद उसको ठीक करती है। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाता है मतलब कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर बैलेंस हो जाएगा। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि मैन सोचते हैं कि मतलब मैन को लगता है कि ये तो वुमेन है, ये हम लोग के बराबर कैसे आ सकती है, तो लाइक दिस वाइज भी यहाँ पे भी जेंडर बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें केस स्टडी दिया है उसको देख लेते हैं, बट केस स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन योर बुक, दैट इज पेज नंबर 1.15 एंड वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिया है, उसको मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि इससे अप्रॉक्स 6 to 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसको मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, आप लोग भी एक बार देख लो। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, हाँ, पेज नंबर 1.15, ठीक है। ये आपका मॉड्यूल है, देख लीजिए। इसका जो पेज नंबर 1.15 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड बाय ह्यूमन, ठीक है। स्टेट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड बाय ह्यूमन, 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर द डिले, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, स्टेट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड बाय ह्यूमन, एक्सप्लेन इच इन अ सेंटेंस ऑफ कपल ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपको मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड वाला वीडियो में सर मैंने बताया, ये आपको आप देख लेना है, फर्स्ट है या फिर सेकंड है, कि जब हम लोग कम्युनिकेशन को क्लासीफाई करते हैं तो फिर 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल और दूसरा बेस्ड ऑन फैक्ट एंड पर्पस एंड स्टाइल। तो पर्पस एंड स्टाइल वाला यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के अंदर भी 4 चीज़ था, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो फिर वो वीडियो जाके आप देख लो, ठीक है। तो उसमें था कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल 4 में डिवाइडेड था, वो एक वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, ऑडियो विजुअल, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन करें ना, ये हो गया आपका पहला वाला सेंटेंस। और फिर हाँ, जब आप आंसर लिखते हो तो फिर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि ठीक है मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आपका आंसर आ रहा है कि राइट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उसमें दिया है कि सिर्फ 2 नंबर का लिखना है, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो 10 बताया वो 10 लिख देना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि आप सबको एक्सप्लेन करके सब लिख दो। हाँ मुझे पता है कि आपको आ गया है, बट फिर भी अप्रॉक्स 4 लिख दो, अगर 2 नंबर के हैं तो फिर 4 लिख दो या फिर 3 लिख दो, या फिर आप स्पेस छोड़ दो और फिर आगे क्वेश्चन करो। जब आपके पास टाइम बचे तो फिर आपको जितना आता है वो सारा लिख दो, ठीक है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट हमेशा से टाइम मैनेज करके चलना, ठीक है, क्योंकि आपका सिर्फ ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, इसमें लॉ का पेपर भी आएगा, सो आपको टाइम का मैनेज करना ही होगा, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर द मेन स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, फर्स्ट वीडियो में, कि स्टेप्स कितने सारे होते हैं कम्युनिकेशन के, अप्रॉक्स 7 to 8 स्टेप होते हैं। दैट इज सिंपल, आप देख लेगा वहाँ पे जाके, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि 7 स्टेप में क्या क्या आ जाएंगे। पहला आपका पर्पस एंड स्टाइल आपको पता होना चाहिए, सेकंड आपका कंटेंट क्या है वो पता होना चाहिए, थर्ड आपका हो जाएगा कि कौन से मीडियम से आपको मैसेज को कन्वे करना है, फिर उसका फोर्थ होगा आपका ट्रांसमिटिंग द मैसेज, फिफ्थ हो जाएगा आपका कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी बैरियर क्रिएट नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन करते समय, सेवंथ रिसीविंग द मैसेज, 8 हो जाएगा आपका डिकोडिंग एंड 9 हो जाएगा आपका इंटरप्रेटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको फिर एक्सप्लेन करके लिख देना। फिर उसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये आपका मेंशन द नेटवर्क यूज इन कम्युनिकेशन। नेटवर्क मैंने आपको बताया है 5 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, वर्टिकल नेटवर्क, चेन नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क एंड स्टार नेटवर्क एंड व्हील एंड स्पोकन नेटवर्क, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन करिए ना, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया ये। फिर उसके बाद विच इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीम वर्क एंड वाई। टीम वर्क के लिए आप बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि टीम वर्क के लिए कौन सा जो नेटवर्क होता है वो इफेक्टिव होता है, वो आप मैसेज करोगे मुझे, मैसेज इन द सेंस मतलब कि कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है।
तो ठीक है। अब 4th नंबर जो है वो है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वो सेंट्रलाइज्ड वे में होता है, मतलब कि एक ही पर्सन सारे लोगों को कंट्रोल करता है और फिर मतलब सारे लोगों को काम बताता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर ये शॉर्ट फर्म के लिए तो ठीक, मतलब स्मॉल फर्म के लिए तो सही है, लेकिन अगर वही बिग फर्म होगा, बड़ा बड़ा कंपनी है, लेकिन उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ उसको अगर एक ही पर्सन मतलब कंट्रोल करेगा, एक ही पर्सन उसका सब चीज़ देखेगा, तो ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो 5th है, अकॉर्डिंग टू यू विच आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में शायद, तो फिर आप देख लेना। मैंने आपको अप्रॉक्स 7 to 8 या फिर 10 होगा, 10 बताया है, लेकिन आपको इसमें से 5 बोला है इंपॉर्टेंट, और फिर 5 नॉर्मल से, सारा तो ईजी है। देखिए कंसाइज हो गया, फिर उसके बाद कोहेरेंट हो गया, फिर कर्टियस हो गया, फिर उसके बाद लिसनिंग हो गया आपका, लिसनिंग वाला, और जो लिसनिंग एंड हियरिंग वाला मैंने आपको बताया था। फिर फोकस होना चाहिए, जब आप मतलब बात कर रहे हैं तो फिर फोकस रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। फिर बाकी का आप लोग लिख लेना उसमें। फिर उसका गिव रीजन फॉर योर आंसर, और फिर इसको मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे 2-3 लाइन में। फिर उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट आर द बैरियर इन कम्युनिकेशन। बैरियर जो मैंने आपको इतना सारा बताया, आपको तो पता ही होगा। फिर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच बैरियर अकॉर्डिंग टू यू इम्पेयर्स कम्युनिकेशन द मोस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा बैरियर कौन सा होता है जो मतलब वहाँ पे बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कल्चरल बैरियर होता है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे का कल्चर नहीं जानते हो तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत होगा। सेकंड आपका लैंग्वेज बैरियर भी होता है, आप उसको आपके हिसाब से जो है आप उसको लिख देना, लेकिन मेरे हिसाब से लैंग्वेज बैरियर और फिर कल्चर बैरियर होगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 8 नंबर में बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, नहीं 7 नंबर है हाउ डू कल्चरल बैरियर अफेक्ट कम्युनिकेशन। कल्चर बैरियर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उसको आप एक्सप्लेन कर देना। फिर है ना एग्जाम्पल के साथ, तो एग्जाम्पल के साथ अगर इसमें बोला है तो फिर ठीक है, देखती हूँ उसमें कौन सा एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल दिया है स्नैपचैट सीईओ का, ठीक है। स्नैपचैट के जो सीईओ थे वो इंडिया को एक बार पुअर कंट्री बोल दिए थे, जिसकी वजह से इंडिया के जो लोग थे, लाइक हम लोग जो है, तो वो इस पे भड़क गए और फिर स्नैपचैट को अपने फ़ोन से डिलीट करने लगे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस को सफ़र करना पड़ा। तो यहाँ पे उनका हो गया कल्चरल बैरियर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 8 नंबर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड एक्सप्लेन। कम्युनिकेशन चैनल नॉर्मल सी चीज़ है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया उसी को आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया, तो फिर मतलब आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 व्हाट इज द चैन ऑफ कमांड इन कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक। चैन ऑफ कमांड सिंपल सा है, डरना नहीं है इसमें। चैन ऑफ कमांड का मतलब यही हो गया जो मैंने आपको चैन वाला नेटवर्क बताया, चैन नेटवर्क चैन ऑफ कमांड है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो है ना, पहले एक हाई ऑथोरिटी होता है, मतलब जो सीईओ, मतलब जो टॉप लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को फिर ना पहले ये भेजते हैं, मतलब कि ऑर्डर पास करते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो ये लोअर लेवल को बताता है, फिर लोअर लेवल वाला सबऑर्डिनेट को बताता है। तो ऐसे करके वहाँ पे हायरार्की बनता है, ठीक है। तो इसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, तो मतलब कमांड पर कमांड दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चैन ऑफ कमांड, ठीक है। फिर इसका ड्रॉबैक यही होता है, मैंने जब आपको बताया था चैन नेटवर्क के बारे में, तो उस टाइम मैंने आपको ड्रॉबैक बताया था, शायद आपने देखा होगा, तो मतलब अच्छे से सुना होगा। तो चैन ऑफ नेटवर्क में क्या होता है ना कि जो हम लोग कमांड भेजते हैं ऊपर से, जो मतलब जो टॉप लेवल से जो नीचे तक आता है, तो यहाँ से यहाँ तक कमांड आने में बहुत टाइम हो जाता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, कि अगर एक मैसेज भेजना है तो फिर एक मैसेज के लिए वो इससे संपर्क करो, फिर इसको बोलो, फिर इसको बोलो, फिर इसको बोलो। मान लो कोई 2 दिन का काम है, 2 दिन तो नेटवर्क को मतलब कि कम्युनिकेट करने में ही चला जाएगा, तो तीसरे दिन काम थोड़ी होगा। तो इसीलिए चैन नेटवर्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और टाइम के साथ साथ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था वो कुछ वर्क बताया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अगर मान लीजिए वो अटेंटिव नहीं हुआ, फोकस नहीं हुआ, तो वो कुछ वर्क मतलब उसको कुछ वर्क समझ में नहीं आया, तो फिर वो जो उसके नीचे वाला लेवल है उसको कम आधा चीज़ बताया, कंप्लीट चीज़ नहीं बताया, जिसकी वजह से उसका काम नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्लियरेंस भी नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और फिर आपका है व्हाट इज ऑरल कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स इसेंशियल एलिमेंट। ऑरल कम्युनिकेशन नॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है, बहुत सारा नॉर्मल है ये, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन कर लेना। फिर उसके बाद व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट, इसका एसेंशियल क्या होता है, ऑरल कम्युनिकेशन के लिए एलिमेंट क्या होना चाहिए, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ वो अच्छे से प्रोनाउंस होना चाहिए किसी भी वर्ड का, कि सामने वालों को समझ में आए कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। सेकेंड चीज़, आपका ग्रामर सही होना चाहिए, आपका वोकैब सही होना चाहिए, बस हो गया। फिर हाँ ये भी है कि ओरल कम्युनिकेशन में मतलब आप ओरल कम्युनिकेशन है तो ऑफकोर्स कुछ बोलेगा सामने वाला इंसान, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो आप उसको अच्छे से सुनो, ठीक है। तो फिर यहीं पे आपका ओरल कम्युनिकेशन तक है, फिर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया है। अब मैं ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर 1, इसके क्वेश्चन आंसर आगे मैं देखती हूँ कब करवाऊँगी। मैं सोच रही हूँ अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब और भी जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आरटीपी एमटीपी वाले जो क्वेश्चन है उसको फिर सॉल्व कराऊंगी। तो उस टाइम आप ये सब सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप उसको रिवीजन करते रहना, ऐसा नहीं कि रिवीजन मत करना, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, बाय।